तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें वही जगह को दिखा आता है जिस जगह पे पिछली रात लिंजिन ने जीजिन और उसके सभी बॉडीगार्ड की हालत टाइट कर दिया था। वो सभी के कार के एक्सीडेंट करवा दिया था। वही कारण वो पूरा एरिया डैमेज हो चुका होता है। आज उस जगह पे रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है। पर तभी हम एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी कार को ड्राइव करते हुए सावधानी के साथ वहां से गुजर रही होती है। वो सामने के नजारा को देखते हुए मन में कह रही होती है, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि यहाँ पे कल का न्यूज़ इतना सीरियस होगी। वो ये सब कुछ सोचते हुए अपनी कार को ड्राइव कर रही होती है। पर तभी उसके कार के साइड पे रहे फुटपाथ पे हमें लिंजिन को दिखा होता है। वो बिंदास पैदल चलते हुए मन में कह रहा होता है, अब जब प्रूफ जा चुका है तो मुझे इंतजार करना होगा, वो सभी विलन कब मेरे पास आए। वो ये सब कुछ सोचते हुए जा ही रहा होता है। पर अचानक से उसके पीछे हमें उस लड़की को दिखा आती है। वो अपनी ध्यान भटकने के कारण वो अपनी कार को लिंजिन के ऊपर हिट कर देती है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें कार के अंदर रहे उस लड़की को दिखा आती है। वो बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाती है। वो अपनी कार से बाहर आते हुए मन में कह रही होती है, हे भगवान, मैंने किसी को हिट कर दिया है, उससे ज्यादा इंजरी तो नहीं लगा है ना। और वही उसी के सामने हमें लिंजिन को दिखा आता है। वो कार पे हिट होने के बाद भी उसे थोड़ा सा खर्च भी नहीं आया होता है। वो अपनी पैंट को साफ करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम किस तरीके से ड्राइव कर रही हो। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद वो लड़की लिंजिन के सामने झुकते हुए माफी मांगते हुए कह रही होती है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं ड्राइव करते समय थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। पर अब चिंता मत करना, मैं ज़िक्यून पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। आपके फुल बॉडी चेकअप करने के लिए मैं आपको हॉस्पिटल पे लेके जाऊंगी। उस लड़की की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है, एटलीस्ट कोई तो है जो प्रॉपर्ली माफी मांगना जानती है। और वैसे भी मेरे लेवल 19 फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई एक ट्रक भी मेरे ऊपर घुसा जाता है तब फिर भी मैं एकदम सही सलामत रहूंगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए उस लड़की को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, मैं एकदम सही सलामत हूँ। भाई लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद वो लड़की लिंजिन का हाथ को पकड़ के वहां से ले जाते हुए कह रही होती है, नहीं ये नहीं हो सकती है, आपके ऊपर कार से हिट हुआ है, अगर बाद में कुछ हो जाती है तो ऑलरेडी बहुत लेट हो जाएगी। उस लड़की की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है, अगर कोई इस तरीके से वार्मली इन्वाइट करता है तो उसे रिफ्यूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वो लड़की लिंजिन को हॉस्पिटल पे फुल बॉडी चेकअप करवाने के बाद 4th सीजन होटल नाम का एक होटल पे लेकर आ गई होती है। तभी लिंजिन कह रहा होता है, आपकी कार ऑलरेडी खराब हो चुका है तो आपने टैक्सी क्यों नहीं बुलाया। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, वेल चिंता मत करना, ये जो होटल है ये मेरी है, मैं जब चाहूँ यहाँ पे आके कार चेंज कर सकती हूँ। वहीं पे उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, आप बहुत ही अच्छे इंसान है, याव सिटी के ऊपर मेरा जो इंप्रेशन है वो आपके कारण थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि याव सिटी पे सिर्फ गुंडे, माफिया और बुरे लोग रहता है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उस लड़की को देखते हुए अपनी कार को ड्राइव करते हुए पार्किंग एरिया पे आ जाती है और VIP 1 पे अपनी कार को पार्क कर देती है। पर तभी अचानक से हमें दो लड़की को दिखा आती है। एक लग्जरी कार को ड्राइव करते हुए ज़िक्यून के पीछे आ जाती है। वो लड़की जो लड़की लग्जरी कार को ड्राइव कर रही होती है वो ज़िक्यून के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे तुम कैसे ड्राइव कर रही हो, और सबसे बड़ी बात, तुम जिस जगह पे अपनी कार को पार्क कर रही हो वो मेरी पार्किंग स्पॉट है। उस लड़की की ये बातें को सुनने के बाद ज़िक्यून अपनी कार से बाहर आते हुए कह रही होती है, ध्यान से देखो ये पार्किंग स्पॉट मेरी है। वो ये सब कुछ कह रही होती है पर अचानक से उसे कुछ रियलाइज होती है। वो शौक होते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ, काइलिन, नीना। ज़िक्यून की ये बातें को सुनने के बाद लग्जरी कार को ड्राइव करने वाली वो लड़की काइलिन ज़िक्यून के ऊपर मजाक करते हुए कह रही होती है, अरे देखो देखो ये कौन है, ये तो ज़िक्यून है, क्या तुम भी क्लास रियूनियन के लिए आई हो। वैसे इतने साल गुजर चुकी है पर तुम अभी भी ऐसे ही ड्रेस पहनती हो। मुझे तो लगती है कि आजकल के फेक संस्कारी लड़की भी इस तरह के ड्रेस नहीं पहनती है। वहीं पे काइलिन की ये बातें को सुनने के बाद ज़िक्यून कह रही होती है, क्या फेक संस्कारी लड़की, काइलिन तुम ये क्या बकवास बातें कर रही हो, तुम क्या कहना चाहती हो। तभी काइलिन के पीछे रहे नीना कह रही होती है, ज़िक्यून तुम वहीं पे चुप हो जाओ, तुम काइलिन के फर्स्ट नेम को बुलाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी कार को यहाँ से दफा करो क्योंकि काइलिन अपनी कार को यहाँ पे पार्किंग करने वाली है। ये बातों को सुनने के बाद ज़िक्यून कह रही होती है, क्या मजाक है, ये पार्किंग स्पॉट मेरी है। पर तभी अचानक से काइलिन चिल्लाते हुए कह रही होती है, ज़िक्यून ये काफी हुआ, इतने लंबे साल गुजर चुकी है पर तुम अभी भी पीटन करती हो, तुम दूसरे को बुद्धू बना सकती हो पर मुझे नहीं। वहीं पे काइलिन की साथ देते हुए नीना ज़िक्यून को कह रही होती है, ज़िक्यून इस तरीके से पीटन करना बंद करो, यहाँ तक कि तुम हाई स्कूल पे हर दिन फेक डिजाइनर ब्रांड के कपड़े पहन के आती थी और सभी क्लूलेस क्लासमेट को बुद्धू बनाती थी, यहाँ तक कि वो सभी तुम्हें क्लास ब्यूटी समझने लगी थी, जिसके कारण तुम कुछ समय के लिए काइलिन को सरपास कर दिया था। पर अब सिचुएशन पूरी तरीके से अलग है क्योंकि अब काइलिन 4th सीजन होटल के प्रेसिडेंट की वाइफ है। क्या अब तुझे समझ में आ रही है, तू काइलिन के सामने कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि तू उसके जूते को कैरी करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं है। तभी नीना की ये बातें को सुनने के बाद ज़िक्यून थोड़ी शौक हो जाती है। वो शौक होते कह रही होती है, क्या। और वही पे ज़िक्यून को शौक होता हुआ देखने के बाद काइलिन स्माइल करते हुए ज़िक्यून को नीची नजरों से देखते हुए कह रही होती है, बुरा नहीं है, मैं तुम्हारी फेस पे इस तरह के एक्सप्रेशन देखने के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है पर अचानक से उस सभी के पीछे रहे ज़िक्यून की कार के अंदर रहे में लिंजिन को दिखा आता है। वो तरबूज खाते हुए ये शो को देख रहा होता है, सामने के ड्रामा को देख रहा होता है। मन में कह रहा होता है, अब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
वैसे ये लड़की जीक्यून कुछ समय पहले ही कह रही थी ना कि वो इस होटल की ओनर है, और अब पता नहीं कहां से इस होटल के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट की वाइफ अपेयर हो गई। चलो छोड़ो, मुझे क्या, अब मेरे पास समय आ चुका है बैठ के ये बेहतरीन ड्रामा को देखने का। पर तभी हम कार के बाहर रहे जीक्यून को देखते हैं। वो कालिन को कह रही होती है, क्या तुम्हें पता भी है इस होटल की प्रेसिडेंट कौन है? जीक्यून की ये बातें को सुनने के बाद कालिन अपने बॉयफ्रेंड के बारे में याद करते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मैं असल में क्लास रियूनियन के समय ये सब कुछ अनाउंस करने के बारे में सोच रही थी, पर अब जब तुम जानने के लिए इतना उतावला हो रही हो तो चलो मैं तुम्हें कह देती हूँ। मेरी हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि याओ सिटी के वन ऑफ द बिगेस्ट होटल, फोर सीजन होटल के प्रेसिडेंट जियाजिन है। कालिन की मुंह से ये बातें को सुनने के बाद जीक्यून बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। वो शौक होते कह रही होती है, क्या तो तुम कह रही हो कि जियाजिन तुम्हारी हस्बैंड है? फिर उसके बाद ही जीक्यून को अपनी बॉयफ्रेंड जियाजिन के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आने लगती है। पर तभी अचानक से नीना कह रही होती है, ओह तो तुमने प्रेसिडेंट जियाजिन के बारे में सुना है? वैसे ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है क्योंकि वो फोर्थ सीजन होटल के प्रेसिडेंट जो है। वैसे क्या तुम साइड पे ये स्पोर्ट्स कार को देख रही हो? प्रेसिडेंट जियाजिन ने कल कालिन को ये गिफ्ट के तौर पे दिया है और इसका प्राइस 11 मिलियन युआन है, जो तुम्हारी औकात से भी बाहर है। अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भर भी काम करती हो तब फिर भी इस कार को परचेस करने के लिए तुम्हारे पास औकात नहीं रहेगी। वहीं पे नीना की ये बातें को सुनने के बाद जीक्यून को अचानक से कुछ दिन पहले की बातें याद आ जाती है, जहाँ पे जियाजिन जीक्यून को मसाज देते हुए जीक्यून के प्राइवेट पार्ट पे टच करने का कोशिश कर रहा होता है। पर अचानक से हम जीक्यून को देखते हैं, वो जियाजिन को रोकते हुए कह रही होती है, जीक्यून अभी नहीं, मैं एक ट्रेडिशनल वुमेन हूँ। मैंने मेरी फादर को प्रॉमिस किया है कि जब तक मैं शादी नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद जियाजिन कह रहा होता है, पर हम तो ऑलरेडी एंगेज हैं, यहाँ तक कि सभी सिक्योरिटी मुझे प्रेसिडेंट करके बुलाता है। तुम तुम्हारी जिद्दीपन को कब जाने दोगी? या फिर तुम कोई दूसरे आदमी से मिल चुकी हो, यही कारण तुम मुझे टच करने नहीं दे रही हो? उसकी ये बातों को सुनने के बाद जीक्यून कह रही होती है, नहीं जियाजिन, मैं कसम करके कहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जरूर मुझे गलत समझ रही हो। ये बातों को सुनने के बाद जियाजिन कह रहा होता है, क्या तुम्हें लग रही है कि तुम ना कह रही हो इसलिए मैं तुम्हारी बातों को विश्वास कर लूंगा? जब तक तुम मुझे 11 मिलियन युआन देके कंफर्ट नहीं करती हो तब तक मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा रहने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद जियाजिन कह रही होती है, जब तक तुम गुस्सा नहीं हो तब तक ये 11 मिलियन कुछ भी नहीं है। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं जीक्यून को दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है। वो अपने फोन को निकालते हुए कह रही होती है, नहीं ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकती है, मुझे अभी उसे कॉल करके कंफर्म करने की जरूरत है। और वही सामने में नीना और काइलिन को दिखाती है। जीक्यून की हालत को देखने के बाद हंसते हुए कह रही होती है, अरे देखो देखो जीक्यून की ये एक्सप्रेशन को देखो, कितना फनी है। चाहे कितने भी साल गुजर जाए पर वो हमेशा लूजर ही रहेगी। पर तभी अचानक से हम जीक्यून को देखते हैं, वो मनी मन में कह रही होती है, नहीं मैं बोसवी की बातों को सुनने के बाद जियाजिन के ऊपर डाउट नहीं कर सकती हूँ, वो मेरी फियांसे है, दूसरे को हम दोनों के रिलेशनशिप पे दरार पैदा करने कैसे दे सकती हूँ? फिर उसके बाद वो खुद को शांत करते हुए काइलिन को कह रही होती है, तो तुम कह रही हो कि जियाजिन तुम्हारी हस्बैंड है, अगर ऐसी बात है तो तुम उसे यहाँ पे बुलाते क्यों नहीं हो? उसकी ये बातों को सुनने के बाद काइलिन कह रही होती है, वो ये पूरे होटल को मैनेज कर रही है तो वो बहुत ज्यादा बिजी है, और तुम कह रही हो इसलिए वो यहाँ पे आ जाएगा, तुम खुद को लेकर क्या सोचती हो? पर तभी अचानक से हम नीना को देखते हैं, वो जीक्यून के कार के सामने आते हुए कह रही होती है, काइलिन तुम उसके साथ टाइम वेस्ट करना बंद करो, क्लास रियूनियन बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और जीक्यून मैं 3 गिनती हूँ, अगर तुम तुम्हारी कार को मूव नहीं करती हो तो मैं तुम्हारी कार पे स्क्रैच कर दूंगी। वो ये सब कुछ कह रही होती है पर अचानक से उसकी नजर कार के अंदर लिंजिन की तरफ जाती है। वो हंसते हुए कह रही होती है, जीक्यून मैंने ये क्या देख लिया? हाँ मैं मानती हूँ कि तुम क्लास रियूनियन पे पार्टनर को लेकर आ सकती हो, पर तुम एक भिखारी को लेकर आ गई। जीक्यून ये मत कहना कि ये लूजर सच में तुम्हारी बॉयफ्रेंड है, इसके प्रेजेंस पूरी तरीके से इनविजिबल है, मुझे अभी तक रियलाइज ही नहीं हुआ था कि कार के अंदर कोई है। पर हम जीक्यून को देखते वो नीना की बातों को टोटली इग्नोर करते हुए अपने सामने रहे काइलिन को कह रही होती है, सब्जेक्ट को चेंज करना बंद करो और मुझे आंसर दो, जियाजिन को बुलाने का तुम हिम्मत कर सकती हो या फिर नहीं, या फिर एक कॉल करने से ये जो फेक प्रेसिडेंट वाइफ का जो राज है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। जीक्यून की ये बातों को सुनने के बाद काइलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जियाजिन को कॉल करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं अभी कॉल कर रही हूँ, पर तुम चिंता मत करो, इस कॉल के बाद मैं तुम्हारी करियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। फिर उसके बाद ही वो जियाजिन को कॉल करती है और वही फोन के दूसरी तरफ जियाजिन अपने कॉल को उठाते हुए कह रहा होता है, हेलो वेब, क्या हुआ है, क्या तुम होटल पे आ चुकी हो? ये बातों को सुनने के बाद काइलिन अपनी मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, हस्बैंड मैं आ चुकी हूँ, पर यहाँ पे मुझे कोई बुली कर रही है। क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हें एक बार फेक संस्कृत लड़की के बारे में बताई थी? वही लड़की आज क्लास रियूनियन पे आई है, यहाँ तक कि वो तुम्हारी प्राइवेट स्पॉट पे अपनी कार को पार्क किया है। जब मैंने उसे उस जगह पे उसके कार को रखने के लिए मना किया वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रूड हो गई और मुझे बुरा वाला बातें कहने लगी। मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, मुझे रोना आ रही है, तो इसलिए प्लीज तुम यहाँ पे आके उसे यहाँ से भगा दो। वहीं पे उसकी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद मैं साइड पे लिंजिन को दिखा होता है, उसे तो गुस्बम आ रहा होता है, वो शौक रहता है, मनी मन में कह रहा होता है, हे भगवान ये लड़की तो चिंचिंग से भी कई गुना ज्यादा आगे है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हम काइलिन को देखते हैं। वो जीक्यून को कह रहा होता है, मेरी हस्बैंड सिक्योरिटी लेके यहाँ पे आ रही है, जीक्यून अगर तुम रिग्रेट कर रही हो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है।
नीना तुम अपनी फोन निकाल के रेडी हो जाओ, जीक्यून की एम्ब्रेसमेंट मूवमेंट को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। वहीं पे काइलिन की ये बातें को सुनने के बाद नीना जीक्यून की एम्ब्रेसमेंट मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए क्लास ग्रुप पे लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वहीं पे जीक्यून मनी मन में कह रही होती है, काइलिन अभी भी फोन में जिसके साथ बात कर रही थी उसकी आवाज को सुन के लग रहा था कि ये जियाजिन है। क्या वो सच में जियाजिन है? क्या मैं जियाजिन को मिसजज कर रही थी? क्या वो सच में एक प्ले बॉय है? फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए उसे उसकी फादर की बातें याद आ जाती है। वही भी उसकी फादर कह रहा होता है, मुझे जो कहना था मैंने ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ कह दिया है, पर मैं तुम्हें फिर से कहना चाहता हूँ, जियाजिन एक स्कमबैग है, प्ले बॉय है, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे पागल है। चलो छोड़ो, जब तक तुम उसके धोखे का शिकार नहीं बनती हो तब तक तुम मेरे बातों को विश्वास नहीं करोगी। पर चाहे जो भी हो, तुम मेरी डॉटर होने के नाते मैं तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद जीक्यून कह रही होती है, डैड प्लीज आप गुस्सा मत होना, आपके दिल कमजोर है। हाँ मैं मानती हूँ कि जियाजिन की फैमिली रिच नहीं है, पर वो पूरे सिंसियरिटी के साथ मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। मैं आपको बात करती हूँ, उसके साथ मेरी फ्यूचर मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी रहेगी, तो इसलिए आप चिंता मत करना। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें दिखा आता है कि अचानक से जीक्यून के पीछे कोई आ जाता है और अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, वो कौन है जो मेरी वाइफ को बुली करने का हिम्मत कर सकता है? ये बातें को सुनने के बाद जीक्यून बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो हमें दिखा आता है कि वो बातें करने वाला कोई और नहीं बल्कि सच में जियाजिन रहता है। काइलिन सीधा जियाजिन के पास आके जियाजिन को हग कर लिया होता है और जीक्यून की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, हस्बैंड तो तुम फाइनली यहाँ पे आ चुके हो। वो लोली ओमे ने मुझे बुली किया है, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बदला लेना ही होगा। उसकी ये बातें को सुनने के बाद जियाजिन कह रहा होता है, वो कौन सा वो फेक संस्कारी लड़की है जो मेरी वाइफ को बुली करने का हिम्मत किया है, चलो मैं भी देखता हूँ। पर जब उसका नजर सामने जाता है और जीक्यून को देखता है, वो अचानक से अपने हाथ को काइलिन से छुड़ा लेता है। फिर उसके बाद ही वो सीधा जीक्यून के सामने आता है, अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, जीक्यून तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम शादी की तैयारी करने के लिए टाउन पे गई थी ना? पर हम जीक्यून को देखते वो अचानक से जियाजिन के गालों पे जोर से थप्पड़ मारते हुए कह रही होती है, मैं कुछ अर्जेंट मैटर के लिए वापस आई थी, पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही हो। वहीं पे जीक्यून जियाजिन को हिट कर रही है। ये देखने के बाद काइलिन शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे हस्बैंड को हिट क्यों कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद जीक्यून जियाजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये प्रेसिडेंट का पोजीशन, पैसा, ये सब कुछ तुम्हें मैंने दिया है, पर तुम असल में मेरी पीठ पीछे अपनी मिस्ट्रेस पाल रही हो। वहीं पे जीक्यून की मुंह से ये बातें को सुनने के बाद सामने रहे हमें काइलिन को दिखा आती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए कहती है कि क्या जीक्यून असल में याओ सिटी के वन ऑफ द बिगेस्ट 4 सीजन होटल के रियल प्रेसिडेंट है? वो अपनी बातें को खत्म किया ही होता है, पर अचानक से हम सभी बॉडीगार्ड को देखते हैं। वो सभी जीक्यून के सामने झुकते हुए कह रहा होता है, हेलो प्रेसिडेंट। और वही साइड पे हमें दिखा होता है कि नीना भाई जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब कुछ कंटिन्यूअसली लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। और उस ग्रुप पे जितने सारे लोग ये लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, क्या जीक्यून असल में 4 सीजन होटल का प्रेसिडेंट है? वो इतने लंबे समय से खुद को बहुत ही बढ़िया तरीके से छुपा के रखी थी। वहीं पे एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, काइलिन बहुत ही लंबे समय से जीक्यून के ऊपर हमेशा जलस फील करती थी, पर किसने उम्मीद किया था कि वो मिस्ट्रेस बन के किसी के रिलेशनशिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। सच में इस तरह के सेमलेस पर्सन मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तभी ये सब कुछ कमेंट को देखने के बाद अचानक से काइलिन नीना के फोन को तोड़ देती है और लाइव स्ट्रीम करना बंद कर देती है। और वही साइड पे हमें लिंजिन को दिखा होता है, वो तरबूज खाते हुए पूरे शो का मजे ले रहा होता है, स्माइल करते हुए कह रहा होता है, वाओ कितना बढ़िया शो है, सच में पैसा देने के बाद भी इतना बढ़िया शो देखने को नहीं मिलता है। पर तभी अचानक से हम सामने जियाजिन को देखते हैं। वो जीक्यून के सामने घुटने टेके बैठ जाता है और माफी मांगते हुए कह रहा होता है, मेरी प्यारी वाइफ प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम जैसा सोच रही हो सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी ये बातें को सुनने के बाद जीक्यून और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, तुम सिर्फ ना ही मुझे चीट किया है, उसके साथ ही साथ तुम तुम्हारी मिस्ट्रेस को मेरी होटल पे लेकर आई हो। चलो अब मैं तुम्हें एक बातें क्लियर कर देती हूँ, हम दोनों के बीच में जो एंगेजमेंट था वो आज मैं यहीं पे तोड़ रही हूँ। उसकी ये बातें को सुनने के बाद जियाजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अचानक से अपने जगह से उठते हुए थर-थर कांपने लगता है। वो अपनी दांत पीसते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तो तुम इतनी हार्टलेस हो। फिर उसके बाद ही वो अपने असली चेहरे को रिवील करते हुए कह रहा होता है, जीक्यून लॉल तू एक बार सोच के देख, अगर तेरे पास पैसा नहीं होता ना तो तेरे जैसे ओल्ड वर्जिन को कोई सहन ही नहीं करता। और बात रही काइलिन की, तो वो तेरे से 1000 गुना बेहतर है, वो मुझे बेड पे पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर देती है। पर दूसरी तरफ तू वही पुराने ट्रेडिशनल रूल के पीछे पड़ी हुई है, जब तक शादी नहीं करेगी तब तक मेरे साथ बेड पे नहीं सोएगी, मुझे टच नहीं करने देगी। छे, मैं परेशान हो चुका हूँ। जीक्यून ध्यान से सुन ले, सिर्फ तेरे कारण ही मैं चीटिंग करने के लिए मजबूर हो गया था। ओह भाई साहब, स्कम्बैग होने का एक लिमिट होता है, पर ये बंदा तो वो सब कुछ लिमिट को पार कर दिया है। वहीं पे हमें जीक्यून को दिखा आती है। वो जियाजिन की ये बातें को सुनने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में पूरे आंसू से भर जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, जियाजिन तुम इतना सेमलेस कैसे हो सकते हो? वो ये सब कुछ कह रही होती है, पर अचानक से हम काइलिन को देखते हैं। वो जीक्यून के सामने ही जियाजिन को हग करते हुए कह रही होती है,
ज़िक्यून, ओ ज़िक्यून, हाँ ये शायद हो सकती है कि तेरे पास मेरे से थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा है, पर मेरी ब्यूटी और बॉडी के सामने तो कुछ भी नहीं है। मैं तुझे कुचल के रख सकती हूँ। और हाँ, अगर कोई बंदा तुझे प्यार करता है तो तू समझ लेना वो बंदा तुझे नहीं बल्कि तेरे पैसे को प्यार करता है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर अचानक से दिखा होता है कि वो सभी के बीच में लिंजिन आते हुए कह रहा होता है, ओए ओए ओए, मैंने चीटिंग का बिल बहुत देखा है, पर तुम दोनों के जैसा नीच एरोगेंट चीटिंग का बिल पहले कभी नहीं देखा है। सच में ये आई ओपनिंग है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद जिया जिन कह रहा होता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक काइलिन कह रही होती है, ये बंदा बहुत ही लंबे समय से ज़िक्यून की पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था। मैं तो सोच रही थी कि ये बंदा उसकी लवर है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद जियाजिन कह रहा होता है, क्या मजाक है। हाँ ये सच है कि ज़िक्यून अंधी है, पर वो इस तरह के बंदे को चूज बिल्कुल भी नहीं करेगी। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो ज़िक्यून के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है, मैं सच में और ये सब कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ कोऑपरेट कर सकती हो? लिंजिन अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हम ज़िक्यून को देखते हैं। वो लिंजिन को हग करके लिंजिन को किस करने लगती है, और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद लिंजिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, होली काव, ये लड़की क्या कर रही है? पर हम साइड पर एक काइलिन को देखते हैं। वो सामने के नजारा को देखने के बाद हंसते हुए कह रही होती है, अरे नहीं ये नहीं हो सकती है, क्या ये बंदा सच में उसकी लवर है? और उसी के साइड पे हमें जियाजिन को दिखा होता है, उसके सामने ही उसके साथ एनटीआर हो रहा है। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पिसते हुए कह रहा होता है, ज़िक्यून तू असल में इस तरह की औरत है। पर ज़िक्यून जियाजिन के ऊपर बदला लेने के लिए लिंजिन का हाथ को पकड़ के अपने सभी प्राइवेट पार्ट के ऊपर टच करवा रही होती है। वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद जियाजिन को और ये सब कुछ सहन नहीं होता है। वो काइलिन को दूर फेंक के लिंजिन को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड तू उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि मैं खुद उसे अभी तक टच नहीं किया है। पर हम लिंजिन को देखते हैं, वो ज़िक्यून को अपने बाहों में भर के किस करते हुए जियाजिन को कैजुअली थप्पड़ मारता है। पर थप्पड़ का पावर इतना ज्यादा रहता है कि जियाजिन के मुंह से खून निकल जाता है, वो दूर जाके गिरता है। पर तभी अचानक से हम ज़िक्यून को देखते हैं, वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन के कान में आके धीमे साथ में कह रही होती है, प्लीज मुझे माफ कर देना, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि वो चीटर कंटिन्यूअसली मुझे मॉक करे। मैं तुम्हें 1 मिलियन युआन दूंगी, तो प्लीज मेरे साथ इस तरीके से कंटिन्यूअसली एक्ट करने के लिए कोऑपरेट करो। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या तुम चाहती हो कि कंटिन्यूअसली मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूं? पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हम ज़िक्यून को देखते हैं। वो लिंजिन को रोकते हुए कह रही होती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज तुम मेरी रिच बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करो। तुम ऐसे एक्ट करो ताकि वो सभी को लगे कि तुम्हारे वेल्दी और कनेक्शन मेरे से बहुत ही ज्यादा हाई है। तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम्हें जितना झूठ कहना है कह सकते हो, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ओह वेल, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही हम ज़िक्यून को देखते हैं। वो स्माइल करते हुए जियाजिन को कह रही होती है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं तुम्हें पहले मुझे टच करने क्यों नहीं देती थी? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तुमने एकदम सही गेस किया है, मैं बहुत पहले से इसे डेट कर रही हूँ। वही भी उसकी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन ज़िक्यून के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है, मेरा नाम लिंजिन है। ये बातों को सुनने के बाद ही ज़िक्यून फिर से कह रही होती है, जियाजिन मैं बहुत पहले से इसे डेट कर रही हूँ, इसका नाम लिंजिन है, वो हिडन वेल्दी लिन फैमिली के यंग मास्टर है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद जियाजिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लग रही है कि मैं तुम्हारी ये बकवास बातों को विश्वास कर लूंगा? तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे चीट करके दूसरे आदमी के साथ डेटिंग करना, ये हो ही नहीं सकता, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। कम से कम तुम्हारी बॉयफ्रेंड के रोल को प्ले करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया आदमी ढूंढना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, ये बंदा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, क्या मजाक है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद ज़िक्यून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर तभी अचानक से हम साइड पर लिंजिन को देखते हैं। वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तेरा नाम जियाजिन है ना? तू तो एक फ्री लोडर है, औरत के सारे अपना जिंदगी जी रहा है। ये बातों को सुनने के बाद जियाजिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दांत पीसते हुए कह रहा होता है, क्या फ्री लोडर? क्या तू खुद के बारे में तो बात नहीं कर रहा है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन ज़िक्यून को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, तू ज़िक्यून के साथ कितने लंबे समय तक है? तू ज़िक्यून की फेमिनिन साइड के बारे में जानता ही नहीं है। तेरे जैसे पैथेटिक फ्री लोडर क्या जाने ज़िक्यून और वो तेरे गोल्ड डिगर मिस्ट्रेस पे अंतर क्या है? क्या तुझे शर्म नहीं लगता तेरे गर्लफ्रेंड के पैसा लेके दूसरे औरत के साथ फ्लर्टिंग करना? तेरा औकात ज़िक्यून के ऊपर नहीं बल्कि गोल्ड डिगर नाली के कीड़े में ही है। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद ज़िक्यून लिंजिन के ऊपर इंप्रेस हो जाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, वाह लिंजिन कितना अमेजिंग है। और वही सामने में जियाजिन को दिखा होता है, उसे लिंजिन का बातें हजम नहीं होता है। एक कुत्ते को घी हजम कैसे हो सकता है? वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, गॉड इस बंदे को घेर लो, इस बंदे के दोनों पैर को कुचल दो। उसकी ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे बॉडीगार्ड थे वो सभी एक्शन लेने से हिचक रहा होता है। धीमे साथ में कह रहा होता है, मिस्टर जियाजिन ये पार्सल मिस्टर ज़िक्यून की बॉयफ्रेंड है, तो हम एक्शन नहीं ले सकते। ये बातों को सुनने के बाद जियाजिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? ये पर्सन फेक है, क्या तुम सभी अंधे हो चुके हो? पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अरे कम ऑन, तुम अभी 4 सीजन होटल का कुछ भी नहीं हो गॉड, तो इसलिए जल्दी से इस बंदे को यहाँ से दफा करो। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद जियाजिन जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है,
हे गरीब लूजर, तू उसकी बॉयफ्रेंड बन चुका है, तो इसलिए क्या तू ये सोच रहा है कि तू जो चाहे वही कर सकता है? चल मैं तुझे एक सच बताता हूँ, जीक्यून मुझे बहुत पहले इस कंपनी के 20% शेयर ट्रांसफर कर चुकी है और पिछले कुछ सालों से बहुत सारे स्कीमिंग और प्लान करने के बाद मुझे इस कंपनी के 32% शेयर मिल चुका है। तो इसलिए अगर इस कंपनी के ओनरशिप की बात किया जाए तो मैं जीक्यून की इक्वल हूँ। उसकी ये बातों को सुनने के बाद जीक्यून बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। वो शौक होते कह रही होती है, क्या तो तुमने ये सब कुछ कब किया? जियाजिन कह रहा होता है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता, पर हाँ अगर तुम दूसरे शेयर होल्डर के साथ मिलकर काम करते हो तो शायद हो सकता है तुम मुझे यहाँ से बाहर कर सकती हो, पर मैं तुम्हें वादा करता हूँ अगर तुम ये करती हो तो तुम्हारी डैड की पेंथ हाउस पे मैं एक बहुत ही बढ़िया सीन क्रिएट कर दूंगा। पर तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी डैड अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, उसकी दिल अभी बहुत ज्यादा कमजोर है और सबसे बड़ी बात वो शुरू से ही हम दोनों के रिलेशनशिप पे राजी नहीं था। तो इसलिए क्या तुम्हें नहीं लगती है कि वो अगर ये न्यूज को सुनता है तो वो शौक के कारण इंस्टेंटली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? जियाजिन की ये बातों को सुनने के बाद जीक्यून बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, थर थर कांप रही होती है, दांत पिसते कह रही होती है, तुम इतना नीच कैसे हो सकते हो? क्या तुम इंसान हो कि नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारे जैसे नीच जानवर को मैंने इतना विश्वास कैसे कर लिया था। वो ये सब कुछ कह रही होती है पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो पीछे से जीक्यून को हक करते हुए कह रहा होता है, हनी तुम चिंता मत करो, मैं फादर इन लोग को 1 मंथ वेकेशन के लिए कैपिटल पे भेज दूंगा, फिर उसके बाद इस होटल के सभी शेयर को खरीद के तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। इस तरीके से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वही पे लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद जीक्यून थोड़ी अनईजी फील करने लगती है, मनी मन में कह रही होती है, ओह नो, लिंजिन को इस होटल के सच के बारे में नहीं पता। वो ये सब कुछ सोच रही होती है पर तभी अचानक हम सामने रहे काइलिन को देखते हैं। वो जियाजिन को कह रही होती है, हस्बैंड ये इडियट हम सभी के खिलाफ ऐसे बात कर रहा है जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बातों को सुनने के बाद जियाजिन कह रहा होता है, क्या पूरा शेयर कंट्रोल करेगा, वो भी एक ही पर्सन? क्या मजाक है। याओ सिटी की ये 4 सीजन होटल सिर्फ एक ब्रांच है। अगर मैं तुझे असली कंपनी का नाम बता देता हूँ तो तू डर के हमारे पेन पे मूत देगा। क्या तुझे पता है नाम क्या है? दो ग्रुप। अगर यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सबसे पहले दो ग्रुप का अप्रूवल चाहिए, और तू कह रहा है कि तुझे इस होटल के 100% शेयर चाहिए। तू ये भी क्यों नहीं कह देता कि तू दू फैमिली के यंग मास्टर है? ओह भाई, ये सभी गवार लोगों को पता नहीं है कि फेक स्वैप करने के लिए भी नॉलेज चाहिए। तभी उसकी ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन हंसते हुए कह रहा होता है, क्या 2 ग्रुप? कम ऑन, तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? जीक्यून तुम चिंता मत करो, मैं दोरूमी को कॉल करता हूँ, वो तुम्हें अभी इस कंपनी का 100% शेयर ट्रांसफर कर देगी। वहीं पे लिंजिन को इतना स्वैप करता हुआ देखने के बाद जीक्यून भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, पैनिक हो जाती है, मनी मन में कह रही होती है, खत्म, सब कुछ खत्म। मैंने उसे स्वैप करने के लिए कहा था पर मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि वो इतना ज्यादा स्वैप करने लगेगा। और वही सामने में काइलिन और जियाजिन को दिखा होता है। वो दोनों ही लिंजिन के ऊपर मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। और ये देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अगर दो रूमिंग यहाँ पे आ जाती है तो तुम दोनों क्या करोगे? क्या तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगोगे? लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद जियाजिन कह रहा होता है, अगर मिस रूमिंग यहाँ पे आ जाती है मैं और काइलिन दोनों ही कपड़े खोल के इस पूरे एरिया पे नाचने लगूंगा। उसकी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन हंसते हुए कह रहा होता है, ये गू खाने से बेहतर है। फिर उसके बाद लिंजिन अचानक से रूमिंग को कॉल करके यहाँ पे जो कुछ भी लफड़ा चल रहा होता है वो सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देता है। और वही साइड पे हमें जियाजिन, काइलिन यहाँ तक कि जीक्यून को दिखा होती है। वो तीनों ही लिंजिन की ये शो ऑफ को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जियाजिन डिसअपॉइंट होते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, मैं एक इडियट से क्या ही उम्मीद कर रहा हूँ। पर वो अपनी बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखाता है कि अचानक से उस जगह पे बहुत सारे कार आ जाता है। एक कार रुकता है और वही कार के अंदर से एक मिडिल एज मैन बाहर निकलता है। वो आसपास के नजारा को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ कमांड देता है और ये कमांड सुनने के बाद ही बाकी सभी कार के अंदर से बहुत सारे मेड और सर्वेंट बाहर निकल जाता है। वो सभी ऐसे खड़ा हो जाता है कि किसी को वेलकम कर रहा है और बाकी सभी जितने सारे मेड सर्वेंट रहता है वो सभी सामने एक कारपेट बिछा के आसपास के एरिया पे सैनिटाइज कर देता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद जियाजिन, जीक्यून और काइलिन वो तीनों ही बहुत ज्यादा शौक रहती है। समझ में नहीं आ रही होती कि ये सामने क्या चल रही है, पर वो सभी सामने के नजारा को देखने के बाद समझने के लिए गेस कर पाता उससे पहले हमें दिखा होता है कि एक सामने लग्जरी कार के अंदर से रोमिंग ग्रैंड एंट्री करती है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि एक प्रिंसेस बाहर आ रही है और वो सच में रिच फैमिली की प्रिंसेस है। वहीं पे जितना सारा बॉडीगार्ड, मेड, सर्वेंट रहता है वो सभी रोमिंग के सामने झुकते हुए ग्रीट करता है। और वही दूसरी तरफ हमें काइलिन और जियाजिन को दिखा होता है। वो दोनों अपने सामने दो रूमिंग को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होता है कह रहा होता है, हे भगवान, ये तो सच में मिस रूमिंग है। मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि मिस रूमिंग को मैं खुद के आंखों से देख पाऊंगा। पर तभी अचानक से वो सभी के पीछे रहे में लिंजिन को दिखा होता है। वो उन दोनों को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों पहले अपना पहला प्रॉमिस पूरा करो, मेरे सामने घुटने टेको। ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों ही जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए कह रहा होता है, मिस रूमिंग अपनी ब्रांच होटल पे विजिट करने के लिए आई है और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे कारण मिस रूमिंग यहाँ पे आ गई है? क्या मजाक है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है पर अचानक से हम रूमिंग को देखते हैं। वो उन दोनों के सामने आकर रुक जाती है। ये देखने के बाद वो दोनों ही मिस रूमिंग के सामने झुकते हुए कह रहा होता है, हेलो मिस रूमिंग, मेरा नाम जियाजिन है और मैं 4th सीजन होटल का शेयर होल्डर हूँ। और वही साइड पे काइलिन कह रही होती है, हेलो मिस रूमिंग, मैं उसकी वाइफ हूँ
और मिस रूमिंग आप सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो दोनों रूमिंग के साथ बात कर रहा होता है, पर अचानक से हम पीछे रहे लिंजिन को देखते हैं। वो रूमिंग को कह रहा होता है, हे बहुत ही लंबा समय हो चुका है, हम एक दूसरे से नहीं मिले, कैसी हो। पर हम जिया जिन को देखते हैं। लिंजिन रूमिंग के साथ इतना कैजुअली बात कर रहा है, ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे क्या तू पागल हो चुका है, तू मिस रूमिंग के साथ इस तरीके से बात करने का हिम्मत कैसे कर सकता है। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हम रूमिंग की बटलर को देखते हैं। वो जियाजिन को दूर धकेलते हुए कह रहा होता है, मिस के सामने खड़ा होने का हिम्मत कैसे कर सकते हो, जल्दी से दफा हो जाओ। फिर उसके बाद ही अचानक से हम रूमिंग को देखते हैं। वो सभी को इग्नोर करते हुए सीधा लिंजिन के सामने आके ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, क्या तुम मुझे ये सब कुछ बेकार की चीजों को दिखाने के लिए बुलाया है। तभी रूमिंग लिंजिन के साथ इतनी सॉफ्टली बात कर रही है, ये देखने के बाद हमें साइड पे रहे ज़ीक्यून, जियाजिन और काइलिन को दिखाती है। वो तीनों ही शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए मन में कह रहा होता है, ये मैं क्या दिख रहा हूँ, मिस रूमिंग की एक्सप्रेशन ऐसे क्यों है। फिर उसके बाद ही जियाजिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मिस रूमिंग ये बंदा एक लायर है, उसने ज़ीक्यून को चीट किया है, अब वो आपको चीट करने जा रहा है। वो शो ऑफ करके खुद को वेल्दी प्रूव करना चाहता है, पर उसके कपड़े को देखकर हर कोई जज कर सकता है कि वो कितना गरीब है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद रूमिंग की बटलर अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, जब मिस अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही है तो तुम्हें यहाँ पे आके इंटरफेयर करने का हिम्मत किसने दिया है। गार्ड जल्दी से आओ और इस बंदे के मुंह पे सेलो टिप लगा दो। उसकी ये बातों को सुनने के बाद एक बॉडीगार्ड आके सीधा जियाजिन के मुंह पे सेलो टिप मार देता है ताकि वो आगे और बात ना कर पाए। और वही सामने में लिंजिन को दिखाता है। वो ज़ीक्यून की तरफ इशारा करते हुए रूमिंग को कह रहा होता है, रूमिंग तुम ज़ीक्यून को तो जानती ही हो है ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि फोर्थ सीजन होटल का जितना सारा शेयर है वो सब कुछ ज़ीक्यून के नाम पे ट्रांसफर कर दो। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद ज़ीक्यून बहुत ज्यादा शौक रहती है। उसे समझ में नहीं आ रही होती कि अब चल क्या रही है। पर तभी अचानक से हम रूमिंग को देखते हैं। वो लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद आंखें सिकोड़ लेती है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, ज़ीक्यून के साथ तुम्हारी क्या रिलेशनशिप है। वहीं पे रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन रूमिंग के कान में धीमे से में कह रहा होता है, वेल एक स्कम्बग ने ज़ीक्यून को बुली किया है तो उसने मुझे 1 मिलियन युआन दिया है ताकि मैं उसके बॉयफ्रेंड के रोल को प्ले करूं। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद रूमिंग मन में कह रही होती है, इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये बंदा पलक झपकते ही 1 बिलियन युआन कमा लेता है, पर वो सिर्फ 1 मिलियन के लिए खुद को इतना नीचे कर रहा है। अरे रुक जाओ, अब मुझे समझ में आ रही है। वो मेरे जैसा ही वेल्दी फैमिली पे जन्म लिया है और शुरू से ही सब कुछ के ऊपर इंटरेस्ट खो दिया था। यही कारण वो अकेला घर से भाग गया और पूरी दुनिया घूम रहा है और सभी लोअर क्लास लोगों से मिल रहा है, सिर्फ अपने लाइफ पे एक्साइटमेंट ढूंढने के लिए। मैं ये सब कुछ के बारे में पहले क्यों नहीं सोची थी। फिर उसके बाद ही वो धीमे साथ में लिंजिन को कह रही होती है, पिछली रात ब्यूटी क्लिनिक और कार एक्सीडेंट को लेकर जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है ये सब कुछ के पीछे तुम्हारा हाथ है ना। कल रात तुमने इतना कुछ किया है पर तुमने मुझे इन्वाइट क्यों नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे ये सब कुछ को लेकर हम बाद में बात करेंगे, तुम पहले ये बताओ कि तुम मुझे मदद करोगी या फिर नहीं। अगर तुम मुझे मदद नहीं करती हो तो आने वाले फ्यूचर में अगर कोई एक्साइटिंग चीज होता है तो मैं तुम्हें इन्वाइट नहीं करूंगा। पर तभी हम सामने जियाजिन और काइलिन को देखते हैं। लिंजिन रूमिंग के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। ये देखने के बाद वो दोनों ही शॉक हो जाता है, फेस पीला पड़ जाता है। वो दोनों ही अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, ये बंदा कौन है, वो असल में मिस रूमिंग के साथ फ्लर्टिंग करने का हिम्मत कर सकता है। पर तभी हम साइड पे रहे रूमिंग को देखते हैं। वो लिंजिन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम मेरी ये फेवर को याद रखना, बटलर ये 4th सीजन होटल का पूरा ओनरशिप ज़ीक्यून को ट्रांसफर कर दो। अब से ये 4th सीजन होटल का 100% शेयर होल्डर ज़ीक्यून के नाम पे रहेगी। वही भी रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद ज़ीक्यून बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। वो शौक होते हुए लिंजिन की तरफ देख रही होती है, मनी मन में कह रही होती है, मैं सोच रही थी कि वो एक्टिंग कर रहा है पर वो असल में ये सब कुछ कैसे किया, क्या वो सीरियस है। और वही पे लिंजिन हंसते हुए कह रहा होता है, हनी क्या हुआ है। पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि उस जगह पे 4th सीजन होटल का बाकी के तीनों शेयर होल्डर आ चुका होता है। वो सभी रूमिंग के सामने झुकते हुए रूमिंग को ग्रीट करता है। पर तभी अचानक से हम रूमिंग की बटलर को देखते हैं। वो तीनों शेयर होल्डर अपने शेयर को ज़ीक्यून को ट्रांसफर कर दे, यही कारण वो कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कह रहा होता है, ये रहा शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज साइन कर दीजिए। ये बातों को सुनने के बाद वो तीनों कह रहा होता है, अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पर तभी अचानक से हम रूमिंग की एक सर्वेंट को देखते हैं। 4th सीजन होटल के चौथा शेयर होल्डर जियाजिन के पास आ गया होता है और उसके शेयर को ट्रांसफर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए कहता है। और हम जियाजिन को देखते हैं, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को दूर फेंक दिया होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगा, मेरे खुद के एबिलिटी के कारण मैंने ये शेयर को हासिल किया है, तो मैं यूं ही किसी को ये शेयर ट्रांसफर कैसे कर सकता हूँ। जब तक तुम सभी पैसा देके ये शेयर को बाय नहीं करते हो तब तक मैं तुम सभी को एक शेयर भी नहीं दूंगा, चाहे तुम सभी 2 ग्रुप से हो या फिर 2 फैमिली से हो। पर तभी अचानक से हम एक तीसरे शेयर होल्डर को देखते हैं। वो जियाजिन को चुप कराते हुए कह रहा होता है, जियाजिन तुम जो चाहे वही खा सकते हो पर तुम जो चाहे वही बोल नहीं सकते हो। 2 फैमिली कोई ऐसा फैमिली नहीं है जो तुम ऑफेंड करने का हिम्मत कर सको, तो इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। उसकी ये बातों को सुनने के बाद जियाजिन कह रहा होता है, हमारी सोसाइटी को लॉ रूल करता है तो वो सभी इस तरीके से लॉलेस कैसे हो सकता है। ये बातों को सुनने के बाद वो तीसरा शेयर होल्डर कह रहा होता है, जियाजिन अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो तुम लीगल तरीका यूज करने के बाद भी 2 फैमिली को हरा नहीं पाओगे।
और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे जैसे लोली पर्सन को डील करने के लिए दू फैमिली को लीगल एक्शन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। चलो मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। कुछ साल पहले एक रिच पर्सन ने, जो याओ सिटी के रिच लिस्ट पे नंबर 3 पे आता था, वो दू फैमिली को ऑफेंड कर दिया था। तो दूसरे दिन ही वो पर्सन रास्ते पे पड़ा हुआ था, उसका हाथ पैर सब कुछ टूटा हुआ था। इस तरह के बहुत सारे पर्सन है जो दू फैमिली को ऑफेंड करने का हिम्मत किया है, पर वो सभी रातों रात गायब हो चुका है। वो सभी के नाम और निशान तक भी नहीं मिला है। तो इसलिए मैं तुम्हें फिर से एडवाइस दे रहा हूँ, अगर तुम्हारी जान प्यारा है तो कभी भी दू फैमिली को ऑफेंड मत करना, नहीं तो तुम्हारा अंत कभी अच्छा नहीं होगा। उसकी ये बातें को सुनने के बाद हमें जियाजिन को दिखा होता है, उसके डर के मारे फट के हाथ पे आ गया होता है, वो थर थर कांप रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो सीधा दोबारा सोचे भी ना अपने शेयर को ट्रांसफर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। और जब सभी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है तब फोर सीजन होटल के 100% शेयर जी को ट्रांसफर कर देती है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे एक काइलिन को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा शौक रहती है, वो धर्म से साइन पे बैठ जाती है। वो रोते हुए कह रही होती है, ये क्या चल रही है, मैं ये क्या देख रही हूँ। रिच प्रेसिडेंट की वाइफ, लग्जरी कार ड्राइव करना, ये सब कुछ मेरे सपना जा चुकी है। और जो सिर्फ बचा हुआ है वो है जियाजिन, जो इतने लंबे समय से अपनी वुमेन के सहारे अपनी जिंदगी जी रहा था। और वही सामने में जी-क्यून को दिखाती है। वो लिंजिन की ये पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक में रहती है। वो शौक होते हुए लिंजिन को कह रही होती है, तो तुम असल में कौन हो। उसकी ये बातें को सुनने के बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं। बहुत अचानक से जी-क्यून की कमर को पकड़ के अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, जरूर मैं तुम्हारी रिच फियोंसे हूँ। और तभी हम साइड पे रहे रूमिंग को देखते हैं। वो लिंजिन को कह रही होती है, क्या तुम्हारे मजे करना खत्म हुआ है मिस्टर क्यून। तभी रूमिंग की मुंह से मिस्टर क्यून के नाम को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी शौक हो जाता है। शौक होते कह रहे थे कि क्या मिस्टर क्यून, ये पर्सन असल में मिस्टर क्यून है। तभी तीनों शेयर होल्डर कह रहा होता है, मैं उम्मीद नहीं कर पाया था कि मैं खुद के आंखों से मिस्टर क्यून को देख पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, मिस्टर क्यून तो मिस रूमिंग की फ्रेंड है। और वही साइड पे हमें जियाजिन को दिखा होता है। वो मिस्टर क्यून के नाम को सुनने के बाद इतना डर जाता है कि वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है, थर थर कांप रहा होता है, मन ही मन में कह रहा होता है, मैं उम्मीद नहीं कर पाया था कि मैं जिस पर्सन को गरीब समझ के डांट रहा था वो असल में इतना टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। मुझे भागना होगा, जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से भागना होगा। पर मेरा पैर कांप रहा है, भागने के लिए मेरा पैर साथ नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि उसके पीछे लिंजिन आ जाता है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, हे तू कहाँ जा रहा है, क्या तू तेरे प्रॉमिस को पूरा नहीं करेगा। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर रोमिंग कह रही होती है, प्रॉमिस, किस तरह का प्रॉमिस। तभी लिंजिन कह रहा होता है, वेल ये दोनों ने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं 4th सीजन होटल के 100% शेयर जी-क्यून को ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये दोनों कपड़े खोल के इस एरिया पे नाचने वाला है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद रोमिंग जियाजिन और काइलिन की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए कह रही होती है, ओह ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसे शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जियाजिन, काइलिन और नीना को देखते हैं। वो तीनों ऑलमोस्ट बिना कपड़ों के पब्लिक पे जी-क्यून को हॉर्स राइड करते हुए ले जा रही होती है। तभी जितने सारे लोग ये सामने के नजारा को देख रहा होता है वो सभी वीडियो करते हुए कह रहा होता है, हे भगवान ये सब कुछ क्या चल रहा है, वो सभी क्या कर रहा है। और वही दूसरी तरफ 4th सीजन होटल के बैल्कनी से लिंजिन और रोमिंग सामने के नजारा को देख रहा होता है। लिंजिन कह रहा होता है, कैसा है, क्या ये मजेदार है। ये बातें को सुनने के बाद रोमिंग कह रही होती है, बुरा नहीं है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि लिंजिन के फोन में जी-क्यून मैसेज करता है। मैसेज ये रहता है, मिस्टर क्यून आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे मैं आपको 4th सीजन होटल के 30% शेयर देने के बारे में सोच रही हूँ, तो इसीलिए ये सब कुछ के बारे में डिस्कस करने के लिए क्या आज रात आप मेरे घर पे आ सकते हैं। वहीं पे जी-क्यून की ये मैसेज को देखने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, आज रात क्या वो सब कुछ होने वाला है। और वही साइड पे हमें रूमिंग को दिखाती है। वो तो कुछ अलग ही इमेजिन कर रही होती है, जैसे कि लिंजिन को सिड्यूस करने के लिए जी-क्यून खुद की बॉडी के ऊपर वाइन गिरा के लिंजिन को बेड पे इन्वाइट करने वाली है। तभी ये सब कुछ इमेजिन करते हुए रूमिंग मन ही मन में कह रही होती है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो दोनों ये सब कुछ करने वाला है। वही पे सीन शिफ्ट हो जाता है, एक बड़े से बिल्डिंग को दिखाता है। और वही बिल्डिंग के अंदर हम जीजिन को देखते हैं। वो अपने सभी सबऑर्डिनेट को बेधड़क पीटते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुका है पर तुम सभी एक पर्सन को ढूंढ नहीं पा रही हो। मैं तुम सभी के ऊपर इतना सारा पैसा खर्चा करती हूँ, क्या ये सब कुछ सुनने के लिए। उसकी ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, बहुत सब चिंता मत करना, हम कंटिन्यूअसली उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्द वो पर्सन हमें मिल जाएगा। वही पे जीजिन कह रही होती है, तुम सभी उस पर्सन को गलत जगह पे ढूंढ रहे हो। वो आदमी एक एरोगेंट लुस्टफुल प्ले बॉय है, तो वो रास्ते पे क्यों घूमेगा। और अगर मेरी गेस सही रहती है तो वो पर्सन अभी तक यहाँ से भागा नहीं है। वो मेरे लिए कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। तो इसलिए अपने मैन पावर को बढ़ाओ और याओदा सिटी के जितने सारे टॉप कैसीनो और नाइट क्लब है वो सभी जगह पे जाके विजिट करो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते वो बिंदास पैदल चल रहा होता है। वो काल रात के बातों को याद करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि जी-क्यून इतनी एनर्जेटिक है। वो पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। हमें कल रात के सीन को दिखाता है। वहीं पे हम जी-क्यून को देखते वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मिस्टर क्यून क्या ये 30% शेयर काफी है, अगर नहीं है
तो मैं आपको और भी दे सकती हूँ। उसकी ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन पीछे से जिक्यून के साथ कांड करते हुए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए कह रहा होता है, नहीं 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 नहीं, इतना से यार काफी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। भाई हम जिक्यून को देखते हैं, वो लिंजिन के साथ मिलकर लंबे समय तक कांड करने के बाद पूरी तरीके से थक चुकी होती है, सो रही होती है, और यही सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वो जिक्यून को रूम पे छोड़ के ही बाहर आ गया था। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं लिंजिन को दिखाता है, वो मनी मन में कह रहा होता है, अभी जीजीन और उसके सभी गुंडे मेरी पीछा कर रही है, तो इसीलिए अगर लंबे समय तक मैं जिक्यून के साथ रहता हूँ तो ये जिक्यून के लिए बहुत ही डेंजर हो सकती है। वैसे मैं 2 दिन तक कंटिन्यूअसली इस रास्ते पे ओपनली घूम रहा हूँ, पर जीजिन मुझे अभी तक ढूंढ क्यों नहीं पाई है। वो ये सब कुछ सोचते हुए जा ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा होता है कि उसके सामने एक लड़की ट्रेडिशनल एंशिएंट कपड़े पहन के बहुत सारे बैग लेके जा रही होती है, पर उसे थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। ये देखने के बाद लिंजिन उस लड़की के सामने आते हुए कह रहा होता है कि आपको मेरी मदद की जरूरत है। वही भी लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद वो लड़की अपने बैग को लिंजिन को देते हुए कह रही होती है, माफ करना, पर क्या आप मेरी बैग को पकड़ सकते हैं? मैं अभी मेरी जूते को सही कर लेती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन उस लड़की को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, क्या ये लड़की एसासिन है? क्या जीजिन ने भेजी है? पर मुझे इस लड़की के पास से कोई भी मर्डरस ऑरा महसूस नहीं हो रहा है। क्या ये लड़की कोई हाई क्लास एसासिन है? क्या ये हो सकता है कि इस बैग के अंदर कोई बम है? इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए उस लड़की के पास से बैग को लेते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पकड़ता हूँ। पर तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है, एक रूम के अंदर का सीन दिखा होता है। वहीं पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो सभी एक साथ मिलकर कैमरे से उन दोनों को मॉनिटर कर रहा होता है, और वही वो सभी लोगों में से एक लड़की रहती है जो एंकर होती है, सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, वो लड़का हमारे जाल में फंस चुका है, अब असली मजा शुरू होने वाला है। फिर उसके बाद ही ये सब कुछ सीन का एक लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, और जितने सारे ऑडियंस ये शो को देख रहा होता है वो सभी बात करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे देख देख ये शुरू हो चुका है। ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे ये किस तरह का शो है? ये बातें को सुनने के बाद वो पहले वाला बंदा कह रहा होता है, अरे तुझे ये भी नहीं पता, ये एक वायरल ऑनलाइन शो है, नाम है स्ट्रीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैन। सीन शिफ्ट होता है, दोनों कपिल को दिखा होता है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, ये शो के प्रोग्राम टीम बहुत सारे सिटी पे विजिट करेगा और गेस्ट के तौर पे लोकल ब्यूटी को इन्वाइट करेगा और रास्ते पे कुछ रैंडम बंदे को टेस्ट करेगा। ये बातें को सुनने के बाद वो लड़का कह रहा होता है, टेस्ट? किस तरह का टेस्ट? वो लड़की कह रही होती है, टेस्ट ये है कि वो लड़की को रेसिस्ट कर सकता है या फिर नहीं। अगर वो बंदा स्कैमबाग या फिर बुटलीगर होता है तो वो जल्दी से अपने असली चेहरे को रिवील कर देगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक दूसरे कपिल को दिखा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, पर उस मैन की प्राइवेसी का क्या होगा? उसके बिना परमिशन के लाइव ब्रॉडकास्ट करना ये तो अच्छी बात नहीं है ना? ये बातें को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, तुम सभी आदमी अगर अपने हवस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो दूसरे को दोष क्यों दे रही हो? और सबसे बड़ी बात, इस प्रोग्राम टीम के जो बॉस है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर कुछ होता है तो वो बहुत ही आसानी के साथ ये सब कुछ हैंडल कर लेगा। तभी सीन शिफ्ट रहता है, हमें वो एंकर को दिखा होती है, वो लाइव ब्रॉडकास्ट में अनाउंस करते हुए कह रही होती है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम गाओ जूनार है और आज मैं फिर से और एक न्यू एपिसोड को होस्ट करने वाली हूँ। हम ये शो के सारे एनालाइज करने वाले हैं कि एक मेल और फीमेल के इमोशन और बिहेवियर कैसा रहता है। वैसे अगर बात करें फीमेल गेस्ट की जो हमारे प्रोग्राम टीम ने इन्वाइट किया है, वो यादव सिटी के फेमस लोकल कॉस प्लेयर है, नाम है लिली। वैसे ये सीरीज के अभी तक 3 एपिसोड रिलीज हुआ है और ये 3 एपिसोड में ही बॉयज हार चुका है, तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो चौथा मैन है वो मेल के रेपुटेशन और डिग्निटी को रिस्टोर कर पाए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए ये शो शुरू होती है। फिर उसके बाद ही वो ये अनाउंस करने के बाद एक सीट पे बैठ जाती है, पर तभी अचानक से हम पीछे एक लड़की को देखते हैं। वो उस एंकर को कह रही होती है, टीचर गाओ, आप इस रैंडम बंदे के बारे में क्या सोचती है? ये बातों को सुनने के बाद वो एंकर कह रही होती है, अगर काम पे जाने के समय पे कोई बंदा इस तरीके से रास्ते में घूम रहा है तो जरूर वो बंदा अनएम्प्लॉय है। वैसे क्या तुमने शुरुआत पे नोटिस किया, ये बंदा जब भी लिली को देखा वो लिली के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से स्कैन कर लिया, और इस तरह के बिहेव वही पर्सन करता है जो अपने पूरे जिंदगी में कोई भी ब्यूटीफुल लड़की को नहीं देखा है। वैसे अब जब वो लिली की बैग को सामने ले आके ध्यान से देख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ब्यूटी की बॉडी के फ्रेगनेंस को स्मेल कर रहा है। वहीं पे उस एंकर की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लड़की थी वो सभी डिस्गस्ट फेस बनाते हुए कह रही होती है, हे भगवान कितना डिस्गस्टिंग है, कोई इस बंदे को यहाँ से धपा करो, मैं और ये देख नहीं सकती हूँ। देख के ऐसा लग रही है कि यही एपिसोड पे सभी बंदों की रेपुटेशन और डिग्निटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पे जितने सारे बंदे थे वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे शो अभी तक शुरू नहीं हुआ है पर तुम सब इतना गंदा ओपिनियन कैसा दे सकती हो? और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा एपिसोड पाने के लिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। तो और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हो, @MrJaintEnemy आईडी का नाम है, जाकर सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो चलो आज का एपिसोड ये खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।